हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 27 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक एटोमीटर बराबर है तो एक एटोमीटर 10⁻⁻18 मीटर के इक्वल होता है। इसका सिंबल होता है AM। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा जी को माना जाता है। इनके बारे में डिटेल में 12वीं क्लास की बायोलॉजी में दिया गया है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले चैप्टर में। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है एवं जलवाष्प, तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? तो किसी भी लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है और जितना संभव हो सके अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना चाहता है। लिक्विड के सरफेस की ये जो प्रॉपर्टी है पृष्ठ तनाव कहलाती है, यानी सरफेस टेंशन कहलाता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी फ्री सरफेस अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना चाहता है और किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो सबसे मिनिमम एरिया वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है वो होता है स्फीयर। तो इस कारण से पानी की जो बूंद है वो गोलाकार हो जाती है, यानी स्फेरिकल शेप की हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। राइट ऑप्शन बी होगा। जल की श्यानता की वजह से नहीं, विस्कोसिटी जो है फ्लूइड के या लिक्विड के दो लेयर्स के बीच का जो अपोजिंग फोर्स है यानी फ्रिक्शन है वो होता है जल की श्यानता, यानी किसी भी फ्लूइड की श्यानता विस्कोसिटी। बस के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कन्वेक्स मिरर है तो पहला कारण तो ये है कि ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट पीछे की ओर आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पे एक इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से वर्चुअल इमेज बन जाता है। तो बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, यदि पीछे से आ रही हैं ये इस तरीके के व्हीकल्स जिनका साइज़ बहुत बड़ा है तो वो तभी दिख पाएंगी जब उनका इमेज जो है इरेक्ट बने और छोटा बने। और ये उत्तल दर्पण जो है यानी कन्वेक्स मिरर ऐसा काम कर देता है, लार्जर व्यू प्रोड्यूस करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बना देता है, वर्चुअल इमेज बना देता है। तो दो कारण हैं। तो इसमें से अवतल दर्पण का यूज नहीं होगा, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। बेलनाकार दर्पण का भी नहीं होगा, समतल दर्पण का तो होगा नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए किसी भी मेटल का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज कराने से, यानी उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। तो टेम्परेचर यदि डेल्टा टी चेंज होता है तो एल फाइनल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है थर्मल एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपेंशन का। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये है अल्फा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जैसे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो लेंथ उसका बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। अब देखिए यहाँ से टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। तो लेंथ जब बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का क्या मतलब है? एक बार चक्कर लगाने में टाइम जितना पहले लगता था उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लग रहा है। तो घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है, आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाता है और पेंडुलम की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो दो कारण इसमें होगा,
तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एफएम में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, तो इसका रेंज होता है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज के बीच, राइट ऑप्शन ए होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, निम्न में से क्या कारण है? तो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है और वायुमंडलीय दाब भी नहीं लगता है, तो वायुमंडलीय दाब में कमी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिख जाती है, क्लियरली दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियरली दिख नहीं पाती है। उसके पीछे दो कारण होता है, या तो लेंस का जो आँख में जो बाई कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम हो गया है, फोकल लेंथ कम होने की वजह से जो दूर ऑब्जेक्ट है वहाँ से आने वाली रेज रेटिना के पहले ही फोकस्ड हो जाती हो, रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हो। जैसे यहाँ पे रेटिना से पहले ही फोकस हो गई है, तो रेटिना से जब पहले ही फोकस हो गई है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे न बन करके रेटिना और लेंस के बीच में ही बन गया है, तो इस कारण से ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो एक तो ये कारण है, फोकल लेंथ कम हो गया है लेंस का, और फोकल लेंथ कब कम हो जाएगा? जब लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, ज़्यादा कर्व हो जाएगा, ज़्यादा कर्व हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये जो नेत्र है इसके गोलक की लंबाई बढ़ गई हो, इसके गोलक की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि लेंस का गोलक ये है, अब किसी कारणवश इसके गोलक की लंबाई कुछ इस तरीके से बढ़ गई हो तो रेटिना दूर हो गया है, रेटिना दूर हो जाने की वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा। तो ये दो कारण हैं यहाँ से। अब इलाज क्या है इसका? इसका इलाज ये है कि एक ऐसे हम लेंस का यूज करें जो दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज पास में बना दे, यानी वो भी वर्चुअल इमेज पास में बना दे। तो पास में बना दे तो जो इन्फानाइट डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज पास में बना देता है कनकेव लेंस। जैसे यहाँ पे है, एक दूर में कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीक़ा से, उसका इमेज पास में बना दिया है, और पास में बना दिया है तो या यूँ कहें कि ये क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज करने की वजह से और थोड़ा दूर हो गई रेज जो है ये दूर हो गई, और अब जा कर के ये रेटिना पे फोकस हो रही है। तो दोनों ही तरीके से हम समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज नज़दीक में बना दिया इस कारण से वो दिख गया, या फिर ये रे को डाइवर्ज कर दिया जिससे और थोड़ा दूर जा कर के रेटिना पे फोकस हो गई। तो किस लेंस का हम यूज करेंगे? कनकेव लेंस का यूज करेंगे, जिसको बाई कनकेव लेंस भी कहा जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संभव है, यानी कन्वेक्शन के द्वारा। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड के एक इंड पे जब हम हीट सप्लाई करते हैं, एक इंड को बर्नर के पास में रख देते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज कर जाता है, और ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगता है अपने मीन पोजीशन के अराउंड। ये हीट अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है, नेबरिंग एटम को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर दूसरा अगले तीसरे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया हीट। इस तरीक़े से एक इंड से दूसरे इंड तक चला जाता है हीट। कोई भी इसमें से एटम या मॉलिक्यूल जो अपने जगह को परमानेंटली छोड़ करके दूसरी जगह नहीं गया है। तो कंडक्शन में पार्टिकल जो है अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, और ये पॉसिबल होता है किसमें? सॉलिड में। दूसरा मोड है कन्वेक्शन यानी संवहन। कन्वेक्शन जैसे मान लीजिए कि एक ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड रखा गया है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। हम इसके बॉटम में हीट यदि हम सप्लाई करते हैं तो कंडक्शन के थ्रू ये बॉटम जो है हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, लिक्विड के एटम या मॉलिक्यूल के पास चला जाता है। वो क्या करता है, हीट गेन करता है। तो हीट गेन करता है तो वह हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है। इसकी जगह को ऊपर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के इसकी जगह को भरता है। तो इसमें हम देखें हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। मॉलिक्यूल हीट गेन करके ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो परमानेंटली इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, लिक्विड के मॉलिक्यूल का। और गैसेस में भी ऐसा हो सकता है। तो
कन्वेक्शन मोड से हीट ट्रांसफर किस में पॉसिबल है? किसी फ्लूइड में, यानी गैस और द्रव दोनों ही में पॉसिबल है। और रेडिएशन क्या है? उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हीट ट्रेवल करके चला जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? गैसों में और द्रवों में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर का पानी में घुलना उदाहरण है, तो वो उदाहरण है डिफ्यूजन का, विसरण का। विसरण का एक एग्जाम्पल है। विसरण में क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल जो है या पार्टिकल्स जो है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियसली मूव करके जाता है, अपने आप मूव करके चला जाता है, और यही जो प्रोसेस है विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। तो शक्कर का पानी में घुलना उदाहरण है विसरण का, डिफ्यूजन का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है यानी मैकेनिकल वेव है? तो दो तरीका का वेव होता है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? वैसा वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके जाने के लिए, ट्रेवल करके जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि मीडियम है तो भी चला जाएगा, मीडियम नहीं है तो भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सभी नॉन मैकेनिकल होती हैं, यानी यदि कहीं पे निर्वात है, वैक्यूम है, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके चली जाती हैं। तो एक्सरे क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश तरंगे क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, नॉन मैकेनिकल वेव है। ध्वनि तरंगे क्या है? मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम का वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके नहीं जा सकता है, ट्रेवल करके नहीं जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल होता है ध्वनि तरंगे। या दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वेव ऑन स्ट्रिंग। तो ध्वनि तरंग जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग एक ट्रांसवर्स वेव है। तो मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव का, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल यानी हेवी वाटर मिश्रण है। तो मिश्रण तो हम नहीं कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे उसका, क्योंकि मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर ये होता है, मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, और केमिकल बॉन्ड जब नहीं बनेगा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और जो मिक्सचर है उसमें जैसे ए और बी मिल करके मिक्सचर बनाए हैं, तो मिक्सचर में ए की भी प्रॉपर्टी रहेगी और बी की भी प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे शरबत हमने बना लिया वाटर एंड शुगर का, तो उसमें वाटर की भी प्रॉपर्टी है और शुगर की भी प्रॉपर्टी है। वहीं कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में नए बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड बनने की वजह से नया सब्सटेंस ही बन जाता है, और नया जब सब्सटेंस बनता है तो उसमें जिनसे मिल करके बना है उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो वाटर बनता है वहाँ से। हाइड्रोजन क्या है? एक अच्छा फ्यूल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है, और ऑक्सीजन क्या है? बर्निंग में हेल्प करता है, और वाटर क्या है? आग बुझाता है। वाटर में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है और न ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, तो इस कारण से वाटर एक कंपाउंड है। तो भारी जल एक मिश्रण नहीं है, एक कंपाउंड है। किसका? कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H21 और ट्राइटियम H31। इसमें 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो इसमें ये जो ड्यूटेरियम है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब जाकर के ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर D2O बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, राइट ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन प्लस ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी को, जैसे किसी भी सब्सटेंस को, पानी को के अलावा किसी अदर सब्सटेंस को, सॉलिड को जब हम हीट सप्लाई करेंगे, मेल्ट करने लगेगा, तो सॉलिड फॉर्म में उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और मेल्ट करके जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी डेंसिटी कम होती है जनरली, लेकिन वाटर के साथ कुछ अलग ही होता है, ये एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाया जाता है तो इसकी डेंसिटी घटने के बजाय बढ़ती है, और इसका मैक्सिमम डेंसिटी हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, राइट ऑप्शन बी होगा। चूँकि इस पेपर में ई ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन सही हो सकते हैं और उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, तो इस कारण से अदर ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होता है मास,
तो जब इसकी वाटर की डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम निश्चित रूप से कम हो रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मास जो है रिमेन सेम रहना है। तो डेंसिटी बढ़ेगी और घनत्व इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। तो आयतन घटता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें से बी ऑप्शन सही ना होकर के डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ताल की तली में बुलबुले के आकार में सतह पर आने पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, कोई भी कंटेनर है, इसमें यदि लिक्विड रखा हुआ है तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है नीचे जाने पे। तो ऊपर जाने पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब कोई भी बुलबुला है तो इसके अंदर प्रेशर है और फिर बाहर प्रेशर, एक्सेस प्रेशर है यहाँ पे। तो एक्सेस प्रेशर का जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, इसके लिए दो फार्मूला आता है, 2T/R या फिर 4T/R। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये वाटर का बुलबुला ऊपर जाएगा तो बाहर का प्रेशर कम होने लगेगा, अंदर का प्रेशर तो उतना ही है। तो अंदर का प्रेशर उतना ही है। पहले क्या था, बैलेंस में था, बाहर से भी प्रेशर लग रहा था, अंदर से प्रेशर लग रहा था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। अब बाहर का प्रेशर कम होने लगा, अंदर का प्रेशर उतना ही है, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ने लगेगा, तो आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती की रासायनिक संरचना होती है। तो मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और 2 to 4% वाटर एंड 0 to 10% जो है कांचियोलिन पाया जाता है। तो इसमें से मेन कौन सा है, 85% कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। राइट ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, यानी एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है पॉजिट्रॉन होता है, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो हो जाता है। तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का प्रोटॉन का न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन किसका उदाहरण है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जल जो है, जल में भी H2O ही है और जलवाष्प बन रहा है तो भी H2O ही है। कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और ये रिवर्सिबल है। तो यह एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाएगा नया बॉन्ड बनने की वजह से। और केमिकल ऐसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होता है, लेकिन फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं टेम्परेचर कम करके उसको। तो ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किसका उदाहरण है। तो सब्जी जब हम पकाते हैं तो मुलायम हो जाता है, वह एक केमिकल चेंज है। फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकता, ओरिजिनल अवस्था में स्टेज में नहीं पहुंच सकता है। तो यह एक रासायनिक चेंज है, केमिकल चेंज है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों की हानि को इस घटना द्वारा समझाया गया है। तो अंगों का उपयोग और दुरुपयोग, देखिए कोई भी अंग है जब उसका हम ज़्यादा यूज करते हैं तो और वो मजबूत होने लगता है, और जब कम यूज होता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाता है। जैसे पूँछ का ख़त्म हो जाना, ह्यूमन में पूँछ का ख़त्म हो जाना, और जैसे उसी तरीक़े से सांप का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सांपों में अंगों की हानि, तो अंगों का उपयोग और दुरुपयोग की वजह से ये सांपों में अंगों की हानि हुई। जिस अंग का यूज करते हैं वो बरकरार रहता है और मजबूत हो जाता है, जिसका यूज हम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाता है, और जिसका यूज नहीं होता है वो बना रहता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसको अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में जो है अपेंडिक्स है या पूँछ का ख़त्म हो जाना। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था। तो दिया था वाल्टर सूटन और थियोडोर बोवेरी ने। क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया था, तो सूटन एवं बोवेरी ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो वो है बोरॉन। बोरॉन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। राइट ऑप्शन बी होगा। पौधों के लिए आवश्यक दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सा आता है? आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट एंड क्लोराइड। इसकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है, नहीं रहने पे फिर हानि होने लगती है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस पे ज़्यादा अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, इसका उर्वरक दिया जाता है फर्टिलाइजर एनपीके, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिकतम होता है? तो मानव शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नंबर आता है कार्बन का, उसके बाद हाइड्रोजन का, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम एंड देन फास्फोरस का। लगभग 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। वह हार्मोन जो किडनी को पानी बनाए रखने के लिए उत्तेजित करता है, तो वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन यह एक एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा वर्म वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है? तो वो है अर्थवर्म, केचुआ, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी बीमारी संबंधित है, तो ये वायरस की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन, राइट ऑप्शन बी होगा। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? विटामिन्स को सहायक आहार कहा जाता है, और विटामिन्स दो तरह की होती है, एक तो वाटर में सोल्यूबल और दूसरा फैट में सोल्यूबल। फैट में वाटर में सोल्यूबल BC और फैट में ADEK, ये सब फैट में सोल्यूबल है ADEK, और वाटर में जो सोल्यूबल होता है BC होता है। तो विटामिन्स को सहायक आहार कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है हमारे कान में होती है, उसका नाम है स्टेपिज। स्टेपिज, राइट ऑप्शन सी होगा। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फेमूर, उसका नाम है। जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका पाचन मनुष्य की मुख गुहा में आरंभ होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से, हमारे मुंह के सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा स्रावित होता है, और उसमें रहता है सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज यानी एमाइलेज किसका डाइजेशन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है, इस कारण से मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी को कमजोरी होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील कर रहा है, तो कहा जाता है कि रसगुल्ला खा लो या ग्लूकोज पी लो। ये क्या है? उसमें जो मीठा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन तुरंत मुंह से ही शुरू हो जाता है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। और पेनक्रियाज जो है, चूँकि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही हैं, तो पेनक्रियाज जब एक्सोक्राइन के रूप में काम करता है तो वहाँ से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज जो है वो फैट का। तो फैट का डाइजेशन कौन करवाएगा? लाइपेज करवाएगा। और प्रोटीन का डाइजेशन कौन करवाएगा? ट्रिप्सिन करवाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो इथेनॉल को तोड़ता है जो ईस्ट में प्रेजेंट रहता है जाइमेज। जाइमेज के प्रेजेंस में जो ये C6H12 यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 जाइमेज के प्रेजेंस में जाइमेज के प्रेजेंस में ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH अब प्लस CO2 में ये टूट जाता है, यही तो फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इसमें से जाइमेज हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना में किस कक्षा वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं, 1 से 8 तक के। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, कक्षा 1 से 8 तक का। गौतम बुद्ध पुत्र थे, तो गौतम बुद्ध पुत्र थे सुदोधन और महामाया। महाराज सुदोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे, और यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, उनकी धर्म पत्नी थी यशोधरा। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का घटक नहीं है? तो सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, लेकिन विश्व व्यापार संघ WTO जो है वो संयुक्त राष्ट्र का घटक नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। मार्केस समझौता संबंधित है, तो मार्केस समझौता जो है WTO के स्थापना से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन वायरस के कितने स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी है? तो ये वैक्सीन किसको दिया जाना है? 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को दिया जाना है सर्वाइकल ग्रीवा कैंसर से रोकथाम के लिए, और ये 9 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी है, वायरस के 9 स्ट्रेन। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। निम्न में से बिहार केसरी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक था। सीमुक सातकर्णी प्रथम, गौतम पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई होगा, सीमुक। अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कौन सा है? अशोक के इष्ट देव शिव थे, इष्ट देव शिव थे, ये सही है। ये प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ये भी सही है। कलिंग युद्ध के पूर्व उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव अशोक का कलिंग युद्ध से पहले ही हो गया था, अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुन करके। हाँ, लेकिन विधिवत रूप से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। गिरनार शिलालेख के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो इसमें सुदर्शन झील का विवरण है, ये सही है। इसमें बैगई नदी का विवरण है, नहीं। या औरंगजेब की दक्षिण विजय का विवरण है, बिल्कुल नहीं। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। ये शिलालेख गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ के निकट स्थित है, और इस शिलालेख में सुदर्शन झील का विवरण है, राइट ऑप्शन ए होगा। कलारियपट्टू क्या है? ये यूपीएससी में पूछा गया है, कलारियपट्टू के बारे में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। कलारियपट्टू क्या है? यह एक मार्शल आर्ट है केरल का, राइट ऑप्शन बी होगा। अजंता की कला को इनमें किसने महत्वपूर्ण सहायता दी? तो वाकाटकों ने, राइट ऑप्शन सी होगा। अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंध नहीं रखता? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में चौथी मंजिल को हानि पहुंची, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो 3 लोग शामिल थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें से संबंध नहीं रखता है, तो गयासुद्दीन तुगलक, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत राजधानी में स्थापित किया? निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत राजधानी में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया करता था। तो इसमें से इल्तुतमिश हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट ऑप्शन ए होगा। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है, हुमायूं से किसने कहा था? तो हुमायूं से बाबर ने कहा था, राइट ऑप्शन सी होगा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? ये कहा था मैकाले ने, राइट ऑप्शन बी होगा। जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक भारतीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, राइट ऑप्शन बी होगा। राजा राममोहन राय को कहा जाता था आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी पुस्तक है, तो ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग तीनों ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध उन्होंने भाषण जो दिया था वो यादगार है।
1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो तीनों ही हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। आर.एन. मधोलकर ने किसे कांग्रेस का पिता कहा था? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा था, ए.ओ. ह्यूम, राइट ऑप्शन बी होगा। हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, किसने कहा था? तो ये बातें कही थी बाल गंगाधर तिलक ने, राइट ऑप्शन ए होगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति होकर भाषण दे रहे थे, किसने कहा था? पटाभी सीतारमैया ने, राइट ऑप्शन ए होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, कुशीनगर, राइट ऑप्शन बी होगा। अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि के अधीन लाना था। इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो मीर कासिम के द्वारा। इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष की थी? 1952 में, राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, राइट ऑप्शन बी होगा, 1889। आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन संबंध रखता है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने मिल करके किया था। तो इसमें से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे, गंगा शरण सिंह भी और रामवृक्ष बेनीपुरी भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो इसमें से साल्विन लीना जो है, साल्विन लीना, ये नदियां हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलेंडस नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अफ्रीका। रूर के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। तो रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो रूर एक नदी है, प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है और ये चीन में नहीं है, जर्मनी में है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में कौन सा गांव सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया है? तो गुजरात के मेहसाना जिले का मोढेरा गांव, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कावेरी नदी के संबंध में सही कथन की पहचान करें। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है, ये सही है। कोडगू जिले से, कर्नाटक के कोडगू जिले में स्थित है कौन सा? ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये भी सही है। अरब सागर में गिरती है? नहीं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, सी गलत है, ए और बी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो एस्चुअरी बनाती है नर्मदा और मांडवी, लेकिन महानदी नहीं बनाती है। महानदी जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, राइट ऑप्शन सी होगा। ये डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा और मांडवी जो है एस्चुअरी बनाती है। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा कर देती है? तो मटर, दलहनी फसलें जो है उसमें जो राइजोबियम पाया जाता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में लौह अयस्क का कौन सा प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है हेमेटाइट, राइट ऑप्शन बी होगा। व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। किसके लिए? उनकी पुस्तक जो है पागलखाना,
उपन्यास के लिए। निम्न में से कहाँ देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है हरियाणा के पानीपत में। तो पानीपत राइट ऑप्शन ए होगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत रूप में निम्न में से सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम के भौगोलिक क्षेत्र का के 84.53% पे वन क्षेत्र पाया जाता है। 84.53 राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सही कथन की जांच करें। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये सही है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु का मिलान बिंदु है, ये भी सही है। यह पूर्व में अधिक ऊंचा है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। सोन नदी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? गंगा में दक्षिणी भाग से मिलती है, ये सही है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। उत्तरी कोयल झारखंड में बहती है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नहीं, ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। विवाह के संदर्भ में सोहर एवं कोहबर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कार गीतों में किया जाता है, सोहर गाया जाता है जन्म जब होता है तब, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित जिला है, तो सर्वाधिक है कैमूर, राइट ऑप्शन बी होगा। बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह निम्न में से किसके केंद्र हैं? तो थर्मल पावर स्टेशन के केंद्र हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है, 2.86%, राइट ऑप्शन ए होगा। सॉरी, जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। क्षेत्रफल जो है 2.86% है, जनसंख्या जो है 8.6% है, राइट ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा, बी। ये 2.86 जो है क्षेत्रफल का परसेंट है। बिहार में पटसन उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है? तो पटसन उद्योग जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, पूर्णिया में है, कटिहार में भी है। पूर्णिया हो गया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में भी है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना में किस वर्ष अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई? तो 1913 में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? विजय कुमार सिन्हा है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से सही है। 1929 में गठन किया गया था सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर, ये सही है। दूसरे अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, दूसरे नहीं प्रथम अध्यक्ष थे, ये गलत है, बी वाला गलत है। किसानों को संगठित करना उद्देश्य था, ये सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 1917 में महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? धरनीधर ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी जी जब चंपारण आए तो उनके साथ में राजकुमार शुक्ल थे, इसके अलावा धरनीधर जी थे और रामनवमी प्रसाद थे। तो इनमें से जो है धरनीधर ही सही आ रहा है। इसमें से तीन जो दिया गया है, बाबा रामचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें से ए ऑप्शन सही होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लक्ष्मीकांत झा। सुश्री रेखा दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, 22 मार्च 1912 को, ये सही है। 23 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, नहीं, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था, ये गलत है। तो इसमें से सही कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पतंजलि ने पाम तेल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
नागालैंड सरकार के साथ में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, राइट ऑप्शन सी होगा। मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन से संबंधित समिति है, तो वो समिति है वर्मा समिति, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में। न निर्यात और न ही आयात कौन सी अर्थव्यवस्था का सूचक है? तो बंद अर्थव्यवस्था का सूचक है, राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व बैंक का सदस्य भारत किस वर्ष बना? तो शुरुआत में ही 1945 में ही, राइट ऑप्शन बी होगा। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी कौन करता है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, राइट ऑप्शन बी होगा। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? हॉल्ट मैकेंजी, राइट ऑप्शन ए होगा। एमपेडा है, तो एमपेडा यानी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सूती वस्त्र की किस्म है? नहीं, राज्य के स्वामित्व वाली नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कोची केरल में है, और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, राज्य के स्वामित्व वाली नोडल एजेंसी है। वर्ष 2022 के EY इंटरप्रेन्योर से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरप्रेन्योर से सम्मानित किया गया है सज्जन जिंदल को, राइट ऑप्शन सी होगा। नकारात्मक मुद्रास्फीति दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वस्तु एवं सेवा के मूल्य में गिरावट होता है, ये सही है। वस्तु और सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी, वस्तु और सेवा के मूल्य में स्थिरता, नहीं, ये दोनों ही गलत है, ये सही है। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है गुन्नार मायरडल के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा, और ये इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। बिहार राज्य में 2011 जनगणना अनुसार शिशु आयु सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसमें से सर्वाधिक है पूर्वी चंपारण में। शिशु 0 से 6 आयु जनसंख्या सर्वाधिक बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। बेगूसराय जिले का गठन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1972 को दरभंगा से निकल करके बेगूसराय जिला बना था, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 1972। डच व्यापारियों ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 में स्थापित की थी, 1632, राइट ऑप्शन बी होगा। जननायक किसे कहा जाता था? कर्पूरी ठाकुर को, राइट ऑप्शन ए होगा। जीविका गरीबी उन्मूलन परियोजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? बिहार राज्य के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। डेजर्ट फ्लैग 8th अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, राइट ऑप्शन सी होगा। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8th में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात गई हुई थी। कान्हू मुर्मू का संबंध है? तो सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई जो थे, ये लोग जुड़े हुए थे हूल आंदोलन से, यानी संथाल विद्रोह से, जिसको हूल आंदोलन भी कहा जाता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? तो रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह, राइट ऑप्शन ए होगा। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों के द्वारा। रॉलेट एक्ट में रॉलेट कौन थे? तो रॉलेट सिडनी एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश, राइट ऑप्शन सी होगा। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद में इस समिति का गठन किया गया था, और इसने 1920 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नांदेड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर अंबेडकर और ने किए थे। तो अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से और मदन मोहन मालवीय अपर क्लास की तरफ से उस डॉक्यूमेंट से साइन किए हुए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय किए थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के गठबंधन सरकार बनाई थी। तो इसमें से बम्बई और असम मोर देन 1 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। फराजी विद्रोह कहाँ से संबंध रखता था? तो ये बंगाल में हुआ था, फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। भूदान आंदोलन के संबंध में कथनों में सही कौन सा है? तो ये 1940 में हुआ था, विनोबा भावे द्वारा हुआ था और उद्देश्य क्या था? भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को व्यवस्थित करें। जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13/4/1919 को हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया गया था। डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, दोनों लोगों को, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को, 9/04/1919 को। और 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1919 में। तो ये हो जाएगा दिसंबर 12, 1919 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। तो 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 1, उसके बाद में 3, 2, 1, 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो चौरी चौरा कांड सबसे पहले इसमें हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था बरदौली प्रस्ताव के द्वारा। बरदौली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके प्रस्ताव के द्वारा। तो इसमें से सबसे पहले हुआ था 3, उसके बाद में हुआ था बरदौली प्रस्ताव और देन उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो 3, 1, 2 होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में ऑपरेशन जेरिको समाचार में देखा गया, यह भारतीय राज्य के विरुद्ध किस विद्रोही समूह द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, जवाब देते हुए अपना स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने ही इस ऑपरेशन का जिक्र किया था, इस बमबारी का। तो भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल 1966 की शुरुआत में मिजोरम यानी मिजो हिल्स में उग्रवाद विरोधी भूमिका के लिए किया गया था। अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व मिजो नेशनल फ्रंट ने किया था। MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जेरिको लॉन्च किया था। चूँकि सेना विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए वायुसेना को बुलाया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, मिजो नेशनल फ्रंट। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? तो एयर इंडिया का नया लोगो है द विस्टा, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा उज्जैन में, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था हैदराबाद में, राइट ऑप्शन बी होगा। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री समिति के अध्यक्ष कौन है? तो NCERT ने अपनी 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति का अनावरण किया है, गठन किया है। उसके अध्यक्ष हैं MC पंत, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के चांसलर। इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, MC पंत।
और सह अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मंजुल भार्गव, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनवर उल हक कक्कड़ को। राइट ऑप्शन ए होगा। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कनक रेले ने की थी। मोहिनी अट्टम प्रतिपादक कनक रेले का मुंबई में निधन हो गया था, इसलिए ये न्यूज में रहे, तो कनक रेले राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काम से सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो वो देश है स्पेन। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में बैग क्लस्टर स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में। राइट ऑप्शन सी होगा। 1 अगस्त 2023 को 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। राइट ऑप्शन बी होगा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? तो अश्विन शेखर के नाम पर। राइट ऑप्शन ए होगा। किस निकाय ने डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा यानी ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यानी यूनेस्कैप, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया पैसिफिक। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का शुभारंभ किया। उन्मूलन मिशन सिकल सेल रोग किस गुणसूत्र को प्रभावित करता है? तो क्रोमोसोम 11 को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों ने नए संसद भवन में अखंड भारत भित्ति चित्र पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस संदर्भ में अखंड भारत शब्द किसने दिया है? तो राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा अखंड भारत शब्द दिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने पहली बार 1944 में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग के जवाब में अखंड भारत का विचार व्यक्त किया था। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। राइट ऑप्शन ए होगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में। राइट ऑप्शन ए होगा। किस अंतरिक्ष पिंड ने नकली चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकाला है? तो नासा के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला है, नासा ने। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की है? तंजानिया में। राइट ऑप्शन सी होगा। किस मंत्रालय ने पशु महामारी तैयारी पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। महर्षि पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महर्षि पहल जो संबंधित है मोटे अनाज से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किया गया 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच, नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में टीसीजी अनादोलू खबरों में था, यह है, तो यह एक विमान वाहक है। तुर्की ने टीसीजी अनादोलू नाम से अपना पहला विमान वाहक पोत चालू किया है। इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए हर डिजिटल भुगतान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। सेवलॉन इंडिया द्वारा विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस 27 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।